नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आर्यन सर आपके बीच में आज 30 प्रश्नों का मैं ऐसी श्रृंखला लेके आया हूँ जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत लाभदायक होगा। आप इस 30 प्रश्नों से काफ़ी सहायता और काफ़ी अच्छी अच्छी विधियाँ हैं और ये सवाल ऐसे हैं जो आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं में बहुत लाभदायक होंगे। जैसे सीटेट सामने आ रहा है तो उसके मद्देनज़र ये सब प्रश्नों की श्रृंखला आपको उपलब्ध कराई जा रही है, आप उसमें ध्यान दीजिएगा। और जो प्रश्न दिए जा रहे हैं ऐसे वैसे प्रश्न थोड़ी हैं, ये प्रश्न या तो आ चुके हैं या तो आपको आने वाले परीक्षाओं में मिलेंगे। ठीक, इस पे ध्यान दीजिए। और यह प्रश्न जो है बहुत अच्छे प्रश्न हैं और इसको देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने में ये थोड़ी है कि समय लेंगे, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम लोग करेंगे। देखिए पहला प्रश्न ये है कि यदि संख्या एक संख्या है 65 1 से 17 का मैश है 65 ऋण 1 से 17 के रूप में है तो यम का मान क्या होगा। विकल्प सामने आपके हैं, आप कितना जल्दी इसको लगाएंगे। देखिए दो संख्याएं मैश है, ये दिया है, यम का मान पूछा है। आपको सवाल हल कराने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे सवाल मिटा दे रहे हैं और यहीं पे हम आपको सवाल हल कराएंगे। देखिए कैसे हम निकालते हैं। मैश है, दो संख्याएं हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करिएगा। छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग करेंगे 65 में, तो इसमें देखिए कैसे भाग है। यहाँ 2 अंक का भाग आपको आ गया, नहीं 65 अंक है तो यहाँ पे 1 अंक निकालिए, यहाँ पे 1 अंक, यहाँ बचे 6 और यहाँ बचा 11। अब 6 के 11 में पहाड़ा पढ़ेंगे, तो जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 1 के बाद लेके जाएंगे तो 65 आएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 5 में से 7 में से 5 गए 2, यहाँ आया 5। फिर यहाँ अब ये 65 यहाँ आएगा। देखिए मैथ है, ये भाग विधि है, भाग विधि से मैथ है निकालने का यही तरीका है, इसी से निकालेंगे तो आसानी होगी। अब 65, अब 52 का 65 में भाग देंगे तो 1 के बाद जाएगा, आया यहाँ पे 13। अब ये 52 यहाँ आएगा, देखिए ऐसे किया जाता है। अब 13 चौका 52। अब ये जो 13 यहाँ पे आया ये हुआ इन दोनों का मैश है और इन दोनों का मैश है इस रूप में लिखा है, तो आप इसे इसके बराबर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 13 आ गया है, अब जो ये आया है 65 यम ऋण 1 से 17 बराबर 13। अब आप क्या करेंगे, 65 यम 1 से 17 को इधर लेके जाएंगे, 13 धन 1 से 17 तो आ जाएगा 1 से 30। तो यम बराबर क्या आएगा, 65 से इसमें भाग करेंगे, 65 यम बराबर 1 से 30, तो यम बराबर आएगा 1 से 30 बटे 65। देखिए अब 65 किसके काटेंगे, आएगा 2, तो यम का मान कितना आ गया दोस्तों, 2। ये होगा पहला सवाल। किस तरह से हल किए, एक संख्या 65, दूसरी 1 से 17, ध्यान दीजिए। फिर उसको भाग विधि से हम लोग हल करेंगे। भाग विधि बताए हैं कि बड़ी संख्या में छोटी से भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो आएगा भागफल, इसको यहाँ 65 फिर तरफ 52, यहाँ 65 जाएगा, ऐसे करेंगे तो आएगा 13। और फिर इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी मैश है ये हमारा मैश है मिला है, तो हल करेंगे तो यम का मान आएगा 2। तो इस प्रकार से पहला वाला सवाल देखिए हो गया, कितने जल्दी किए और कितना आसानी से हुआ। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, दूसरे प्रश्न पे लेके चलते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न यह है, यदि परिमेय संख्या 5/9, देखिए बताया है परिमेय संख्या किसके रूप में लिखी जाएगी, p/q के रूप में, और q ≠ 0, q वह इसका योज्य प्रतिलोम। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है, इसमें आप p/q अगर है इसमें माइनस लगा देंगे, -p/q, तो यही होगा योज्य प्रतिलोम कि गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम है। अब परिमेय संख्या 5/9 और गुणनफल कहाँ है, किसका, योज्य प्रतिलोम का, तो योज्य प्रतिलोम इसका हो जाएगा 19 है, 5/19, तो गुणात्मक प्रतिलोम -5/19। अब इसको गुणा करेंगे तो भिन्न का गुणा किस प्रकार से करते हैं, ऊपर अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो ऋण चिन्ह लग जाएगा पहले, फिर 5 × 5 = 25 और 19 हमें 361। अब क्या कहा है कि गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अगर कोई संख्या ये है उसको आप हर को ऊपर करिए अंश को नीचे, तो हर को ऊपर करेंगे अंश को नीचे तो आएगा -361 बच्चे 25। तो ये हमारा पहला विकल्प
सही हो गया। कैसे करते हैं फिर देखिए एक बार, कितना जल्दी हुआ सवाल। कोई संख्या दिया है 5/19, क्या है इसका योज्य प्रतिलोम का गुणनफल। अब इसका गुणनफल किसका, योज्य प्रतिलोम का। ऋण लगा के गुणा करिए, 19 ऊपर का गुणा ऊपर, मतलब अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 5×5 = 25, 19 में 3 से 61, और ऋण के चिन्ह है, ऋण चिन्ह आ गया। अब कहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो हर ऊपर जाएगा, अंश नीचे, तो हमारा यही उत्तर आया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या है देखिए ध्यान से, इसमें छोटा सा सूत्र है और सूत्र को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार सूत्र को हम सवालों में लगाएंगे। ठीक, अब देखिए एक संख्या लिखा है 5.47 गुणे 5.47। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ऋण लगा है, आगे लिखा है 4.53 गुणे 4.53 का मान है। मान पूछा है, विकल्प आगे है 10 है, 9 है, 8 है, 7 है। अब देखिए यहाँ पे जो मान लिखा गया है ये है 5.47, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक, अब आगे 4.53 को ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे लिखा है 0.94। अब आप कह रहे हैं कि इसको हम गुणा कर लेते, आप गुणा करते तो आपका समय लगता। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया a का वर्ग और ये हो गया b का वर्ग। अब a का वर्ग b का वर्ग आप खोल दीजिए, एक कोष्ठक में a + b, एक कोष्ठक में a - b। अब एक कोष्ठक में a + b करिए, 5.47 धन 4.53, एक कोष्ठक में, एक कोष्ठक में आएगा 5.47 ऋण 4.53, और नीचे क्या है 0.94। अब इसको आप जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए तो 4 7 3 10 हासिल लगा 1, 5 4 9 9 1 10 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10। तो ये कोष्ठक पूरा जोड़ के कितना आ गया 10.0। फिर ये कोष्ठक में अब बीच में गुणा है, इसको आप घटाएंगे तो घट के आएगा यहाँ पे 3, 7 में से 3 गए, यहाँ पे 3 नहीं सॉरी 4 आएगा। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे 0, ध्यान दीजिए, और नीचे है वही 9.4। अब देखिए ये 9.4 ये 9.4 कट गया, अब बचा कितना 10, उत्तर कितना आया 10। देखिए कितना जल्दी हुआ, तो हमारा विकल्प ये पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, देखिए सवाल क्या था, सूत्र कौन सा लगा, a² ऋण b²। इसको खोल दीजिए, देखिए यहाँ पे सूत्र ऊपर लिखा गया है ये। ठीक, इस सूत्र से आप इस सवाल को कर लीजिए। आगे अगर कोई भी सवाल आएगा तो आप उससे भी कर सकते हैं। हो सकता है आगे परीक्षाओं में a⁻3 ऋण b⁻3 पे सवाल आए। अगर इसमें इस बार ये इस पे दिया है तो आगे हो सकता है उस पे आए, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न ये है कि ए की मासिक आय बी से 20% ज़्यादा है। देखिए ये थोड़ा फैक्चुअल है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू करें प्रश्न को। ए की मासिक आय बी से 20% ज़्यादा है और बी की आय सी की आय का 30% है। यदि तीनों की सम्मिलित आय प्रति माह 74,700 है तो सी की आय बताइए। आप इसको कहाँ से शुरू करेंगे, आप शुरुआत यहाँ से करिए कि ताकि सवाल ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले सी की आय को शुरू करिए। सी की आय मान लीजिए 100, सी की आय 100। अब क्या लिखा है कि बी की आय सी की 30% है, तो 100 का 30% निकालेंगे तो आएगा 30। ठीक, अब देखिए ए की मासिक आय बी से 20% अधिक है, तो ए की मासिक आय क्या लिखा है, सी का इसे 20% अधिक, तो 1 से 20/100। तो इसको आप सरल करेंगे तो आ गया ये। अब आप क्या लिखा है, तीनों की प्रतिमाह सम्मिलित आय, तो तीनों की प्रतिमाह सम्मिलित आय आप ए बी और सी, तीनों का सम्मिलित आय 74,700 रुपये है। तो आप 100 + 30 + 36 करेंगे और 7
74,700 है। तो आप इसके यहाँ पे आप ये करिए कि सी की सम्मिलित आय जो निकलेगी आप उसको 100 में गुणा करेंगे तो सी की सम्मिलित आय आपकी आ जाएगी 50,000। आप कैलकुलेशन करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ये एक तरीका है। और आप दूसरे तरीके से अगर निकालेंगे तो उसमें आप ये करिए कि सी की आय को मानिए माना, ऐसे ही करके ये सवाल तब लंबा हो जाएगा। इसको मानिए x। अब सी की x मान लिए तो b के जो है सी के 30% है तो 30% है 30/100 x, ये हो गया। अब a की करेंगे तो a का जो है b का 120% है तो b का 120% है तो 30x 100 गुणे 120/100। फिर यहाँ काटेंगे काफ़ी तो आएगा 36x/100। ये भी तरीका काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप जो भी विधि उपयोग करना चाहें उससे निकालिएगा तो ये आसानी से निकल जाएगा। ठीक, ये हो गया सवाल। और इस सवाल आगे बढ़ते हैं 5वें पे। 5वां सवाल एकदम आसान है। देखिए किस प्रकार से करते हैं। यहाँ धारिता का सवाल है कि एक झील की लंबाई 40, ध्यान दीजिए, कोई झील है ऐसे, इसकी लंबाई 40 है। मान लीजिए ये अगर लंबाई है 40 मीटर दिया है, फिर दिया है इसमें 1200 वर्ग मीटर पानी आता है। अब ये मत कहिए कि झील ऐसे हो सकता है, झील सही से हो, लंबाई चौड़ाई सही दिया हो। अब इसमें इतना पानी आता है, चौड़ाई इसकी दिया है 10 सेंटीमीटर, ये जो चौड़ाई दिया है 10 मीटर दिया है सारी। अब इसमें पूछ रहा है कि इसकी गहराई कितनी है। अब आपको ये कह रहे हैं यही गहराई होगी, तो ये चौड़ाई वो दिखा नहीं सकते हम आपको श्यामपट्ट पे, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई। अब ये धारिता का सवाल है, ध्यान दीजिए। अब धारिता निकलती कैसे है। धारिता का सवाल वही आयतन के लिए है लेकिन यहाँ पे नाम धारिता है, तो आयतन वाला वही फार्मूला लगाइए। धारिता बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। धारिता कितना दिया, मतलब कितना पानी उसमें आ रहा है, 1200 घन मीटर यहाँ पे है, मीटर की घाते 3 होगा, 1200 घन मीटर। लंबाई दिया है 40 मीटर, चौड़ाई दिया है 10 मीटर, ऊंचाई या गहराई हमसे पूछ रहा है तो यही गहराई निकालनी है। अब देखिए कैसे सवाल को हल करेंगे। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा। अब गहराई कितना निकल गई, 12 मीटर गहराई। और ये 4 से 12 कट गया 3, तो कितना आ गया 3 मीटर। अब कहेंगे यहाँ मीटर खाते 3 है, यहाँ मीटर कैसे आया, तो 1 मीटर से ये 1 मीटर कटा, फिर 1 मीटर से 1 मीटर और कट गया, तो यहाँ बचा 1 मीटर, ये 3, 4 से ये कट गया, तो हमारा सवाल कितना आ गया 3 मीटर। देखिए किस प्रकार से लगाएंगे इसको। झील की लंबाई दिया है 40, चौड़ाई दिया है 10, इसमें इतना पानी आ रहा है, मतलब इसकी धारिता इतनी है, या आयतन इसको कहेंगे दूसरे शब्दों में। तो इसकी गहराई पूछा है तो वही सूत्र लगाइए। धारिता आयतन का सूत्र है, नाम इसमें धारिता है। अगर किसी बर्तन में कोई पानी या द्रव रखा जाएगा तो उसको धारिता कहेंगे, अगर खाली रहेगा तब आयतन। तो सूत्र 1200 बराबर 40 मीटर 10 मीटर गहराई। देखिए मात्रा कैसे कट रहा है, 1 मीटर से 1 मीटर 3 था 2 हो गया, फिर 1 मीटर कटा 2 से 1 कम हो जाए तो 1 मीटर बचा, और 0 0 2 0 कटा, 4 से 12 काटेंगे, 4 से 12 3 आया। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न हम आपके लिए अगले प्रश्न लेके चलते हैं। 6वां सवाल। ये 6वां सवाल जो है ज्यामिति से है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, यदि ABCD एक समचतुर्भुज है तो। अब ये सवाल और इसके विकल्प, समचतुर्भुज आप लोग जानते होंगे। देखिए इस सवाल पहले आप लोगों से गुजारिश ये है कि यह जो सेवा दी जा रही है निःशुल्क है, तो निःशुल्क सेवा का आप लोग कैसे शुल्क अदा करेंगे। तो इसके सेवा शुल्क इस प्रकार से अदा करिए कि ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए और देखने के लिए प्रेरित करिए, इससे लाभान्वित हो। और चैनल को जो वीडियो है, अन्य जो वीडियो डाले जा रहे हैं इस विषय से संबंधित या अन्य जो विषयों से, उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक,
यही हम लोगों की आप लोगों से गुजारिश है। ठीक, अब सवालों पे आते हैं। एक ABCD समचतुर्भुज है, तो अब देखिए इस सवाल को कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। समचतुर्भुज, अब ये बनाइए। अब देखिए ये चतुर्भुज तो है लेकिन ये समचतुर्भुज नहीं है। अब समचतुर्भुज के लिए क्या करेंगे आप, अगर ऐसे बनाएंगे तो ये चतुर्भुज ये भी है लेकिन ये समांतर चतुर्भुज है। पहली बात, समचतुर्भुज समझिए होता क्या है। सम चारों चतुर्भुज भुजा बराबर, तो चारों भुजाएं बराबर करिए इसकी, तो कैसे बनेगा, तभी बना पाएंगे आप। देखिए अब दिया है कि ABCD, इसका नाम रखिए ABCD। अब इसको कैसे करेंगे, ये विकर्ण पता होगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में कैसे काटते हैं, 90 डिग्री पे। ठीक, 90 डिग्री पे काटते हैं और एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, एक दूसरे के आधे पे काटते हैं, तो ये जितना होगा ये। ठीक, अगर हम यहाँ पे O मान लें, ठीक, O हो गया। अब किसी भी चतुर्भुज में आप ले लीजिए, अब ये जो चतुर्भुज है 4 त्रिभुज बन गए। अब चारों त्रिभुज में देखिए, अगर हम त्रिभुज ले लें, त्रिभुज OAB में, अब OAB में देखिए ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो बनाइए OA प्लस आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो ये आया एक चतुर्भुज में। ठीक, इसी प्रकार से इसमें आप लेंगे तो AB निकला एक। अब आप करिए इस चतुर्भुज में OBC में, अब त्रिभुज OBC में लेंगे तो BC बराबर आएगा, जो BC कर्ण हुआ, BC बराबर OC स्क्वायर धन OB स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार जब चारों चतुर्भुज का आप लेंगे, चारों त्रिभुज का लेंगे तो आपको हर भुजा के बारे में ऐसे मिलेगा। ये भुजा मिलेगी, फिर आधार लंब, फिर ये भुजा आधार लंब। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे, उसके बाद जब भुजाओं को आपस में जोड़ेंगे और ये जो आधे पे काटते हैं दो बराबर होते हैं, तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको ये संबंध प्राप्त होगा। ये संबंध AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, देखिए AC स्क्वायर ये और BD स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर। अब देखिए यहाँ AB स्क्वायर हम निकाले हैं, इसी प्रकार इसमें जब निकालेंगे ये वाले त्रिभुज का ये भुजा और फिर इसमें निकालेंगे ये और ये, तो इसी प्रकार से हमें ये संबंध प्राप्त होंगे। अगर ये भारी पड़ रहा है तो आप समचतुर्भुज के लिए डायरेक्ट रट लीजिए कि दोनों विकर्णों का वर्ग का स्क्वायर बराबर किसी एक भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है। ये इसकी परिभाषा चाहे मान के चाहे इसके गुण को मान के, तो आपको ये तुरंत सवाल के उत्तर पर पहुंचा देगा। ठीक, अब देखिए ये सवाल हो गया। अब आगे आते हैं 7वें सवाल पे। 7वां सवाल ये है कि आकृति दी है, आप लोग देख रहे होंगे। अब इस आकृति में x और y का मान पूछा है, x और y का मान कितना आएगा, दोनों कोण हैं। अब देखिए कोई त्रिभुज है और ये एकांतर कोण है। आपको पता होगा कि जब ये एकांतर कोण है, एकांतर नहीं सारी शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए अगर कोई रेखाएं एक दूसरे को तिरछा काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होता है। देखिए वही कंडीशन यहाँ पे है, इसको 80 दिया है, ये y, तो ये 80 तो ये भी 80 होगा। ठीक, तो कहने का मतलब y कितना होगा 80, तो y वाला 80 किस में मिल रहा है, इस ऑप्शन में। अब ध्यान दीजिए, ये मत देखिए तुरंत y 80 मिल गया तो सही कर दें, x को भी चेक करिए। अब देखिए ये 80 हो गया। अब देखिए ये त्रिभुज है एक, और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 50 प्लस 80 प्लस x बराबर 180। अब इसको जोड़ेंगे तो आ गया 130 प्लस x बराबर 180, सॉरी 180
30। तो x बराबर कितना आ गया 50। अब देखिए यहाँ पे ये विकल्प हमारा सही हो गया। कैसे निकाले हैं, ये दोनों कोण आपस में हैं शीर्षाभिमुख, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अगर ये वाला कोण रहता तो ये इसके बराबर होता। अब यहाँ पे त्रिभुज में तीनों कोण 180, तो इस प्रकार से हमारा ये विकल्प सही हुआ। फिर आते हैं आपको 8वें सवाल पे। 8वां सवाल क्या है कि दो संख्याओं का मस है। क्या लिखा है कि दो संख्याओं का मस है 35 है। मस हमारे महत्तम समापवर्तक, और लस है 5 से 25 है, जिसमें से एक संख्या 1 से 75 है। तो दूसरी संख्या बताइए। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए एक सूत्र है, इसको याद रखिए। मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये सूत्र याद रखिए। अब इस सूत्र से कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ जो मान दिया है वही रख दीजिए, जो नहीं दिया है उसको निकालेंगे। मस कितना दिया है 35 गुणे लस कितना दिया है 5 से 25। पहली संख्या कितना दिया है 1 से 75, दूसरी संख्या हमें चाहिए, दूसरी संख्या चाहिए। अब क्या करिए, यहाँ पे ये दूसरी संख्या में गुणा है, यहाँ से इधर आएगा तो इसमें भाग हो जाएगा। 35 गुणे 5 से 25, देखिए 35 गुणे 5 से 25, इधर गुणा है, पक्षांतर होके आएगा तो इधर भाग बन जाएगा ये, और ये होगी दूसरी संख्या। अब ये आप लोगों के ऊपर है, या तो इसको सवाल हल करिए या तो हम विकल्प बता दें, आप लोग हल करिएगा। देखिए हल करा बता देते हैं। इसको काटिए, कैसे, आप इसको 5 से काटिए। 5 सत्ते 5 तिहाई 15, 2 बचा, 5 बचे 25। अब देखिए 7 से काटिए, 7 एक्के 7 बचे। अब इसको 5 से काटिए, 5 एक्के, यहाँ पे 5 एक्के। अब देखिए यहाँ पे फिर 2 उतरा, नहीं भाग लगेगा 0, यहाँ फिर 5 देगा 25, 5 बचे 25। तो ये दूसरी संख्या कितनी आ गई 1 से 25। देखिए विकल्प हमारा है, पहला दिया है 75, फिर 85, फिर 95, फिर 1 से 5। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हुआ, डी वाला। देखिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं 9वें सवाल पे। 9वां सवाल क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। ये प्रश्न देख के आपको डर लगेगा, हाँ लगा रहे थे क्या, बीच में आ गया क्या, तो वो सब वैल्यू वाले सवाल थे, मतलब जिसमें मान निकालना होता है। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे देखिए ये पूछा गया है आपके पढ़ाने के तरीके के विषय से, तो जिसको कहते हैं हम आप पेडागाजी। पेडागाजी किस प्रकार से करेंगे, देखिए एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए, अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी होता है। तो क्लास चल रहा है यहाँ पे गणित का, तो सवाल भी गणित का ही आएगा, पेडागाजी संबंधित। तो देखिए गणितज्ञ होने के लिए मतलब आपको खोज करने के लिए नहीं प्रश्न कह रहा है, आपको टीचर बनने जा रहे हैं तो उससे संबंधित आपको सवाल फेस करने होंगे जब आप जॉब में आएंगे या कहीं पे भी जाएंगे उस विषय से संबंधित। तो ये सवाल आपको सेवारत कार्य करते हुए आपको वहाँ पे काफ़ी सहायता करेगा कि किस प्रकार सवाल आएंगे, बच्चे आपके सामने किस प्रकार आएंगे, आपको विषय से संबंधित क्या दिक्कत आएगी। तो ये सवाल आपको उसके लिए तैयार करता है। देखिए अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी होता है, विकल्प ध्यान से देखिए, चारों विकल्प आपको सही लगेंगे, लेकिन आप जब ध्यान और उसमें देंगे, गहनता से देखेंगे, तो ये विकल्प आपको आसानी से एक दूसरे में कटते नजर आएंगे और आप सही विकल्प पे पहुंच जाएंगे। देखिए पहला विकल्प है सवालों के उत्तर देने की तकनीक की निपुणता। अब आप ये समझिए, आप टीचर हैं, आप कोई सवाल आया आप हल कर दिए, हो सकता है कोई और टीचर आया और वही सवाल दूसरे टाइप से हल कर दे, तो क्या वो आपसे निपुण हो गया। आप खुद समझिए कि यह सवाल किस प्रकार से आपको एक योग्य टीचर बना देगा, कि जो सवाल आप लगाए सामने वाला टीचर आया दूसरे प्रकार से लगा दिया, तो वो अच्छा टीचर हो गया, नहीं हो पाया ना। अच्छा तो लग रहा है, सही है, और पहला ही विकल्प रखा है, इसलिए आप तुरंत गलती यहीं कर देंगे, तुरंत पहले को टिक मार देंगे, लेकिन ये पहला विकल्प गलत है। किस प्रकार से, कि जो बताए हैं कि अगर आप जो सवाल लगाए कोई आया दूसरे प्रकार से लगा दिया, तो आपसे अच्छा थोड़ी है, उसका तरीका अलग है लेकिन आपसे अच्छा थोड़ी है। अब दूसरे विकल्प पे चलते हैं।
अधिकतर प्रश्नों को हल करना। अब आप ये बताइए, आप अच्छे टीचर हैं या कोई भी आपकी निगाह में अच्छा टीचर है, वो खूब प्रश्नों को हल करा रहा है तो अच्छा टीचर हुआ? खुद समझिए, हो सकता है कि सरल प्रश्नों को खूब करा रहा हो, ये भी तो हो सकता है। अगर सरल प्रश्नों को खूब करा रहा है तो उसको आप अच्छा टीचर कैसे कह सकते हैं? हो सकता है वो कठिन सवालों को अपने सामने आने ही न दे। तो इस प्रकार से ये भी विकल्प हमारा गलत हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर आप पहली निगाह में इसको देखेंगे तो सही लगेगा, ये भी सही लगेगा। अब देखिए, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना एवं उनमें संबंध बताना। एक बार इसको आप होल्ड करके रखिए ऑप्शन को। चौथे पे चलिए, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। अब आप बताइए कि ये चौथा विकल्प कहाँ तक आपके सामने टिक पा रहा है। अगर आप गहराई से नहीं पढ़े होंगे तो ये आप तुरंत मारेंगे सही, क्योंकि बहुत जल्दी सवाल को उत्तर, मतलब सवाल आया तुरंत उत्तर हल कर दे। तो इससे अच्छा है कि तो टीचर की क्या ज़रूरत है, जो आप बनने जा रहे हैं आपकी क्या ज़रूरत है। इसके लिए आप कंप्यूटर रख दीजिए 1000, जो भी हो, इतनी फैकल्टी हो, तो वो भी जल्दी से उत्तर दे देगा। तो इस प्रकार से ये भी हमारा विकल्प गलत है। अब तीसरे विकल्प पे आइए आप, सभी अवधारणाओं को समझना, ठीक, समझना, लागू करना एवं उनमें संबंध बताना। ये देखिए, ये है विकल्प, और जो हमारा ये विकल्प है सही। किस प्रकार सही है, ध्यान दीजिए, सभी अवधारणाओं को समझना। अब कोई सवाल आया, आपका शिक्षक या आप भी शिक्षक हैं या गणितज्ञ हैं, तो आप उसको पहले समझेंगे कि क्या पूछ रहा है, कैसे करना है, लागू कैसे करना है। अच्छा, ये पूछ रहा है तो इसमें कौन सी विधि हम लगाएं कि जल्दी से उत्तर में पहुँचें, और उसमें संबंध है, मतलब एक दूसरे में अगर विभिन्न प्रकार की राशियाँ हैं तो उसमें किस प्रकार से संबंध बताएं, और यह आपको सही उत्तर बताएगा, ठीक। देखिए, एक बार फिर से लेके चलते हैं विकल्प। देखिए, बहुत अच्छा चुनिंदा प्रश्न है कि किस प्रकार से अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है। विकल्प सामने है, चार के चारों विकल्प एकदम ठोस, जिसमें आप चारों सही मानेंगे एक बार में, लेकिन आप थोड़ी गहराई से देखेंगे तो बाकी 3 गलत नज़र आएंगे और तीसरा विकल्प सही नज़र आएगा, ठीक। अब आगे 10वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, हमारे इस चैनल पे जो वीडियोज डाले जा रहे हैं उनकी सार्थकता तभी है जब आप इन प्रश्नों को हल करके परीक्षा में सफल हो जाएं, और अकेले ही थोड़ी, अपने दोस्तों और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं इससे संबंधित, उनको भी सलाह दें कि इस वीडियो पे आएँ, और यहाँ पे जिसको कहते हैं ना जेन्युइन टाइप में, एकदम वास्तविक चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। और आप साथ में कमेंट भी करते रहेंगे, जो भी अच्छाई बुराई होगी तो हम धीरे धीरे और सुधार करते रहेंगे, या प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला लाते रहेंगे, जो आपके लिए काफ़ी सार्थक होगा। 10वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए, जब किसी बच्चे के पास वार्षिक समस्याएं आती हैं तो वह पूछता है कि मैं योग करूं या घटाऊं। देखिए, ये दूसरे टाइप का पेडागॉजी है। आप जब इस क्षेत्र में आएंगे शिक्षक बन के, तो ये प्रश्न आपको वहाँ तब फेस करने को मिलेगा कि बच्चा कह रहा है कि मैं योग करूं या घटाऊं। इस तरह के प्रश्न क्या इंगित कर रहे हैं, अब आप खुद समझिए। आप ड्यूटी पीरियड में हैं और प्रश्न हल करने के लिए दे दिए हैं, बच्चे हल कर रहे हैं। कोई बच्चा आके पूछता है, किसी प्रकार उसको हिम्मत आती है, डर के आ रहा है कि मैं सर जी ये बताओ, आप मैं इस सवाल को हल करूं कैसे, योग करके या घटा करके। आपने सब समझा दिया है, अब आपको चेक करना है कि वो बच्चा स्टैंड कर कहाँ रहा है। अब देखिए, विकल्प सामने हैं, और विकल्प ऐसे हैं कि देखेंगे तो ही सब सही लगेगा। अब देखिए, पहला विकल्प, बच्चा जोड़ घटाना नहीं कर सकता है। अब बताइए, सवाल लेके आ रहा है, बच्चा पूछ भी रहा है कि मैं जोड़ूं या घटाऊं, और आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वह जोड़ नहीं करना जानता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वह जोड़ करना जान रहा है, लेकिन वह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जोड़ करूं या घटाना, ठीक। देखिए, पेडागॉजी का बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। आप पेडागॉजी से घबराइए नहीं, पेडागॉजी के हर सवाल आपको यहाँ पे एकदम आसानी से, एकदम सही तरीके से हल कराया जाएगा, जिससे आपके हिचक, डर और सही करने का तरीका एकदम 100% सही रहेगा। तो ये पहला विकल्प गलत हो जाता है। किस प्रकार से, बच्चा जोड़ घटाना नहीं कर सकता, वो तो खुद पूछ रहा है कि हम जोड़ करें या घटाएं, ठीक। और दूसरा विकल्प यह है, बच्चा कक्षा में रुकावट का प्रयास कर रहा है। अब आप बताइए, ये तो अलग बात हुई कि बच्चा पूछ रहा है और आपको ये लग रहा है कि ये रुकावट डालने का प्रयास कर रहा है। अगर आपका उस प्रकार का नॉलेज या ज्ञान नहीं रहेगा तो आपको यही लगेगा कि बच्चा रुकावट का प्रयास कर रहा है।
कोई बच्चा रुकावट का प्रयास नहीं करता है। ये आपको समझना है कि बच्चा यहाँ पे रुकावट का कोई प्रयास नहीं करना। ये तो विकल्प वैसे ही गलत हो गया। अब आपको यहाँ पे सवाल हल करना है, तो विकल्प आप देखते जाइए और विकल्प देखिए एकदम सीधे परिवेश उठा के रखा गया, जैसा होता है वैसा रख दिया गया है। फिर सी है ऑप्शन में, बच्चा को भाषा समझने में कठिनाई होती है। अब बताइए, बच्चा पूरा सवाल पढ़ भी रहा है और आके पूछ भी रहा है आपसे कि हम इसको क्या करें, जोड़ें या घटाएं, और आप ये कह रहे हैं कि बच्चे को समझने में कठिनाई हो रही है भाषा, तो ये तो सरासर गलत है। ठीक, डी पे आइए, बच्चा संक्रियाएं नहीं समझ पा रहा है। अब बताइए इसमें आप क्या कह रहे हैं, बच्चा संक्रियाएं नहीं समझ पा रहा है। सही बात है कि बच्चा जोड़ घटाना आप सिखा दिए हैं, बच्चे को संक्रिया जो है उसमें वो समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए आपके पास आके पूछ रहा है कि संक्रियाएं सर नहीं समझ में आ रही हैं, बताइए जोड़ूं या घटाऊं। तो इस प्रकार से विकल्प डी हमारा सही है। ठीक, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो वीडियो हैं यहाँ पे जो प्रश्न है, जो जिस भी विषय के वीडियो डाले जा रहे हैं आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। आप इनसे जितना हो सके भरसक लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभ उठाने के लिए प्रेरित करिए। यही हमारा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।